हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए प्लस अकेडमिया। दिस इज श्वेता। आज के इस वीडियो से हम क्लास 12th इतिहास का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। मींस क्लास 12th इतिहास की सीरीज़ अब से आपको मिलेगी और जितनी भी चैप्टर्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं, टर्म सेकंड के चैप्टर स्पेशली, सबसे पहले हम इन्हें कवर करेंगे जो आपके 2022 के एग्जाम्स में आने वाले हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, दैट इज शासक और विभिन्न इतिवृत्त। ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में मेनली हम मुगल साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब, कहाँ, कैसे हुई थी, पहले तो ये देखेंगे। और मुगल साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। ओके, कैसे उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य का विकास किया था और कैसे उन्होंने 200 सालों तक अपना साम्राज्य अस्तित्व में रखा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मुगल साम्राज्य से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। इस साम्राज्य की शुरुआत 1526 में हुई थी। ओके, बाबर इसके पहले शासक रहे थे जिन्होंने इस पूरे साम्राज्य की नींव रखी थी। यह एक आधुनिक साम्राज्य था। ओके, मीन्स एक मॉडर्न टाइप का साम्राज्य था जो कि काफी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करता था। ओके, लगभग 200 वर्षों तक रहा था ये। ओके, और इनका मुख्य धर्म था इस्लाम। ओके, एक इस्लामिक साम्राज्य था, आप ये भी लिख सकते हो। एंड हर एक साम्राज्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है उनकी राजधानी। तो इनकी राजधानी क्या थी? देखो भाई, अलग अलग राजा के टाइम पे, अलग अलग शासक के टाइम पे राजधानी बदलती रहती है। ओके, लेकिन आप ये कह सकते हो कि मुगलों की पहली राजधानी आगरा बनी थी। ओके, सो इनकी पहली राजधानी आगरा थी और आगे चल के दिल्ली, लाहौर अलग अलग समय पर चेंज होता रहा। ओके, और ये जो साम्राज्य था 1526 में शुरू हुआ था। ओके, और 1857 तक आते आते इस साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, अब मुगल साम्राज्य कैसा साम्राज्य था इसकी झलक आपको इस पिक्चर में दिख जाएगी। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि कितना भव्य नजारा यहाँ पर दिखाया गया है। राजा, राजा की प्रजा, पूरी ठाट बाट। ओके, मीन्स आप कह सकते हो भाई अपने टाइम का सबसे बड़ा शाही साम्राज्य ये रहा था। ओके, तो इस शाही साम्राज्य की शुरुआत किन लोगों से हुई थी? आइए देखते हैं उन शासकों को। ओके, सो ये है पूरी शासकों की सीरीज, क्योंकि आपको पता है भी 200 सालों से भी लंबे समय तक ये शासन रहा था। ओके, सो एक राजा तो नहीं कर सकता है मैनेज, है ना। सो ये अलग अलग टाइम पे शासक रहे थे जिन्होंने इस पूरे साम्राज्य को मैनेज किया था। पहले शासक थे बाबर। ओके, जिन्होंने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, इनकी शुरुआत की थी। बाबर को कई पुस्तकों में जहीरुद्दीन बाबर भी कहा जाता है एज अ रिस्पेक्टफुल नेम के तौर पर। ओके, लेकिन ये सिर्फ 4 सालों तक के शासन कर पाए थे। फिर उसके बाद इनके बेटे हुमायूं बने शासक। ओके, अब आप ये नहीं कह सकते हो भाई कि मुगल्स में हमेशा पिता के बाद सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, क्योंकि मुगल्स में ऐसा कोई रूल था ही नहीं। ओके, सो आप ये कह सकते हो भाई पिता के बाद उनका बेटा, फिर उनके बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा, ये इस सीरीज में ये शासक बनते चले गए। बाबर, बाबर के बाद हुमायूं जो कि 1530 से लेके 1540 तक शासक थे। फिर उसके बाद एक और साल के लिए शासक बने थे। फिर उसके बाद आता है नंबर अकबर का। अकबर माना जाता है भाई मुगल साम्राज्य के सबसे ज्यादा फेमस शासकों में से एक थे। ओके, अब वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे उनकी पॉलिसीज की वजह से। और अगर आप टाइमलाइन देखो तो उनका शासनकाल भी काफी लंबे समय तक रहा था। फिर आते हैं जहांगीर, शाहजहां और अंत में आते हैं हमारे औरंगजेब। ओके, नाउ अब बात करते हैं भाई ये राजाओं के नाम लर्न करना तो भाई बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। सो उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। ओके, आपने भाजपा वर्ड तो सुना ही होगा गाइस, लेकिन आपको कौन सा वर्ड लर्न करना है? भाजसा, BHAJSA। ओके, भाजपा तो पता ही है, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी की सरकार को हम भाजपा भाजपा बोलते रहते हैं। ये नाम तो हमारे जुबान पे फिट है। ओके, लेकिन अब आपको इस वर्ड को, इस नाम को लर्न करना है भाजसा। ओके, अगर आपने नाम माइंड में सेट कर लिया तो ये सारे राजाओं के नाम सीरीज वाइज आप कभी नहीं भूलोगे। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब, यानी कि भाजसा। ये क्लियर हो गया गाइस। अब बात करते हैं भाई इस साम्राज्य का अंत कब हुआ। 1707 में हम कह सकते हैं भाई
सबसे अंतिम शासक औरंगजेब थे, तो आपको यही लग रहा होगा भाई औरंगजेब के बाद तो ये साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा और इस साम्राज्य का कुछ भी हिस्सा नहीं बचा होगा। पर गाइस थोड़ा सा आइडिया लगाओ, वो साम्राज्य जो इतना बड़ा था, जो पूरे इंडिया पे हम कह सकते हैं भाई भारत के अधिकांश हिस्से पर उसका कब्जा था, वो क्या एक झटके में खत्म हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो हम कह सकते हैं भी 1707 के बाद साम्राज्य बिखरने लगा। मीन्स कोई पावरफुल शासक, पावरफुल पॉलिसीज उनकी थी नहीं औरंगजेब की। ओके, सो उनके समय से ही शासक ना बिखरना शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये भले इसकी पावर, इसका एक्सपेंशन कम होता जा रहा था, ये इतना बड़ा था, अब ये इतना होता जा रहा था, लेकिन ये फिर भी चल रहा था शासन। ओके, 1857 तक आते आते भी ये अपने अस्तित्व में था। ओके, एंड उस टाइम तक हम कह सकते हैं भाई इसका विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ पहुंच गया होगा, लेकिन फिर भी ये अस्तित्व में था। और इसके सबसे अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर सेकंड। ओके, आपको पता होना चाहिए भी 1857 में क्या हुआ था? पहला सैनिक विद्रोह भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। ओके, सो उस विद्रोह में बहादुर शाह जफर ने भी अपनी भूमिका निभाई थी और इसके बाद अंग्रेजों ने ही इनका खात्मा कर दिया था और यहाँ पर आते आते इस पूरे साम्राज्य की एंडिंग हो गई थी। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये साम्राज्य शुरू कब हुआ और कैसे हुआ, वो हम देखेंगे। ओके, सो इसकी शुरुआत को समझने से पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि ये मुगल शब्द कहाँ से आया? क्योंकि जो भी शासक जब उनके साम्राज्य की शुरुआत होती है तो हमेशा हम उनके सरनेम को उठाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे। ओके, सो उनके सरनेम था मौर्य। ओके, तो यहाँ से उस साम्राज्य को हम मौर्य वंश बोलने लगे। क्लियर? मौर्य साम्राज्य बोलने लगे। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं भाई गुप्ता का भी आया था, है ना, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। सो उनके भी साम्राज्य को हमने गुप्त साम्राज्य बोला, उनके सरनेम को पिक किया। लेकिन मुगल्स की बात करें अगर हम, सो इन शासकों के नाम में कहीं भी मुगल वर्ड नहीं था इनके सरनेम में। तब ये वर्ड कहाँ से आया? सोचने वाली बात है। ओके, सो इतिहासकारों को भी ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूज कर रहा था। ओके, फिर उनको इसका लॉजिक मिला कि जो बाबर थे, बाबर पहले शासक थे। ठीक है, अब थोड़े से बाबर के बारे में जानते हैं भाई। बाबर जो थे ना, पिता की साइड से उनके पिता जो थे वो तैमूर थे। कई बुक्स में तैमूर लिखते हैं, कई बुक्स में तिमूर लिखा हुआ है, सो बोथ वर्ड्स आर करेक्ट। ओके, तिमूर थे उनके पिता। ओके, माता की साइड से अगर हम बात करें तो उनका रिलेशन कहीं ना कहीं मंगोलों से था। ओके, सो वो हमेशा से ही अपने पिता की साइड तैमूर, तिमूर ये नाम पसंद करते थे और चाहते थे कि आगे चल के उन्हें भी इसी नाम से लोग बुलाएं। ओके, अपने आप को मंगोल कहलवाना उनको पसंद नहीं था। ठीक है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं भाई कि इस मंगोल वर्ड से ही ये वर्ड निकला है मुगल, अदरवाइज उन्हें इसका कोई भी ओरिजिन नहीं मिलता। ओके, और आगे चल के हम जो कार्टून देखते हैं ना मोगली, ऐसा माना जाता है ये मोगली वर्ड भी इसी वर्ड से निकला था। तो ये डाउट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये शासक आए कहां से थे? मुगल साम्राज्य के शासक भारतीय मूलवासी नहीं थे। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स को यही लगता है कि भाई ये तो इंडिया के रहने वाले थे, ऐसा नहीं है, ये भारतीय थे ही नहीं, ये दूसरे देश से आए थे। और कहाँ से आए थे? मध्य एशिया के फरगाना से। ओके, अब ये मध्य एशिया कहाँ है और ये फरगाना कहाँ है? सो इसको समझते हैं इस मैप के थ्रू। अगर आप इस मैप को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये रहा हमारा भारत। ठीक है, एशिया का मैप है ये। एशिया में इस हिस्से को बोलते हैं मध्य एशिया। क्या बोलते हैं गाइस? मध्य एशिया बोलते हैं इस पूरे हिस्से को। ठीक है, ये जो शासक थे मुगल शासक, ये मध्य एशिया से आए थे। अब मध्य एशिया में भी कहाँ से? मध्य एशिया में देश है उज्बेकिस्तान, जिसे आप इस मैप में देख रहे हो ना। उज्बेकिस्तान देश में एक जगह है फरगाना। ओके, जो इस पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे है? इस पॉइंट पे। ओके, इसी पॉइंट को बोलते हैं हम फरगाना। और ये सारे शासक जो थे फरगाना के रहने वाले थे। मीन्स फरगाना में इनका छोटा सा एक राज्य टाइप का चलता था और ये वहीं पर रहा करते थे। तैमूर, तिमूर इन्हें कहा जाता था। ठीक है, अब हुआ क्या?
इनके वहां पर थे कुछ दुश्मन जिन्हें बोलते हैं हम उज़्बेक। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, उज़्बेकी बोलते थे। तो वो लोग इनके दुश्मन थे, इनके आपस में फाइटिंग, लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब जो है एक बार उज़्बेकों ने बिना कुछ सोचे समझे षड्यंत्र किया और इन राजाओं पे अटैक कर दिया। ओके, अटैक की वजह से अब ये जो थे डर गए, घबरा गए। उस समय जो है बाबर ही थे। ठीक है, सो बाबर को अपनी फैमिली के साथ ना भागना पड़ा क्योंकि उनके पास कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं था। ठीक है, सो अब क्या था, उन्हें भागना पड़ा, तो भागकर कहाँ आएंगे। देखो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पास में पड़ रहा है अफगानिस्तान। ओके, सो जाहिर सी बात है ये भागकर शरण लेने के लिए अफगानिस्तान में आए, और अफगानिस्तान में भी कहाँ पर, काबुल। ठीक है, जो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, वहां पर आए। वहां पे अपनी फैमिली के साथ और भी कई इनके साथ सदस्य थे, परिवारजन थे, उनके साथ रहे। कुछ टाइम तक इन्होंने अपना एक छोटा सा राज्य वगैरह बनाकर काम किया। ठीक है, अब बाबर जो थे, इनकी हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि ये भारत में कभी ना कभी आएंगे और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, क्योंकि इन्हें बचपन से बताया गया था कि भारत बहुत ही बड़ा देश है, बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग कास्ट हैं। ओके, सो इन्हें काफी इंटरेस्ट था भारत में। तो उन्होंने सोचा कि अभी हम अफगानिस्तान तो आए गए हैं, अफगानिस्तान से भारत है ही कितना दूर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम भारत चलेंगे और भारत में ही अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ओके, सो अफगानिस्तान से होते हुए फिर आइए सीधा भारत में। ओके, इस तरीके से इनकी एंट्री मध्य एशिया के फरगाना से हुई, कहाँ पर, भारत में। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बीच में पड़ते हैं इस साइड पे हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, जैसे कि आप इस सेकेंड मैप में देखो, ये रहे हमारे हिंदू कुश पर्वत। अब ये पर्वत ना इतने ज्यादा दुर्गम है कि इन्हें पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ओके, इसीलिए बहुत सारे दूसरे देश के लोग भारत में नहीं आ पाते थे, क्योंकि उन्हें ही पर्वत पार करना पड़ता था। ओके, तो लेकिन बाबर ने इसको भी पार कर लिया और पार करते हुए पहुंचे वो इंडिया के अंदर। ठीक है, उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए भाई, इंडिया में थे लोधी वंश का शासन। किनका शासन था भाई, लोधी वंश का शासन, जिनके एक फेमस राजा थे इब्राहिम लोधी। ठीक है, सो मैं आपको पूरी स्टोरी समझा रही हूँ कनेक्टेड करके। ठीक है, बुक में इतना डीप में नहीं है, आप इसको चाहे समझ लो। सो इब्राहिम लोधी उस समय शासक थे। अब सिंपल सी बात है भाई, बाबर को अपना राज्य स्थापित करना है, सो उन्हें इस रूलर से भिड़ना तो पड़ेगा, बिना भिड़े इनका काम नहीं होने वाला। ठीक है, सो बाबर ने जब यहाँ पर एंट्री की, ओके, फिर उसके बाद उनकी लड़ाई हुई इब्राहिम लोधी से, और हुई कहाँ पर, ये हमारा हरियाणा का मैप है। ठीक है, सो यहाँ पर एक एरिया आता है हमारा पानीपत, सुना होगा ना आपने, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत की लड़ाई। ठीक है, जो कि कब हुई थी, अप्रैल 1526 में। ओके, सो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी इन दोनों ने। अब उस टाइम पे बाबर के पास काफी अच्छी पावर थी, काफी अच्छी सैन्य ताकत थी, तो बाबर जीत गए। जीतने के बाद क्या था भाई, फिर इन्होंने अपना सोचा कि अब हमारा ही बोलबाला रहेगा, और फिर इन्होंने अपनी साम्राज्य की शुरुआत की, कहाँ से, आगरा से। ओके, सो ये पॉइंट जो है ये लोकेट करता है आगरा को। ठीक है, तो इन्होंने आगरा में सबसे पहले अपनी राजधानी स्थापित की और आगरा से ही राज्य करना स्टार्ट किया। और आप खुद देखो, आगरा से इन्होंने शुरुआत की थी और आगे चल के इन्होंने अपने साम्राज्य का इतना विस्तार किया कि पूर्व में बांग्लादेश की सीमाओं से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत, ये पूरा एरिया। ठीक है, उत्तर में देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे दक्कन तक, तो ये पूरा एरिया हम कह सकते हैं भाई आगे चलकर मुगल साम्राज्य के तहत आ गया था। और इस तरीके से उन्होंने एक बड़े से साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, सो आई थिंक इनके आने की कंप्लीट स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अब जब मुगल्स ने राज्य करना स्टार्ट किया ना, सो पहली बात तो ये दूसरे देश से आए थे। ओके, इनकी थोड़ी सी वेशभूषा भी अलग थी, इनका थोड़ा सा फेस कट वगैरह भी काफी डिफरेंट था। सेकंड थिंग इज कि इनका जो धर्म था वो भी काफी यूनिक था, काफी अलग था, इस्लाम धर्म था। ठीक है, सो इसी वजह से समाज के लोग इन्हें इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। ओके, तो इन्होंने आते के साथ ही जो सबसे पहला काम किया था वो क्या था, राजत्व का प्रचार। ओके, अब ये राजत्व क्या है इसे हम देखेंगे। राजत्व का मतलब होता है राजा का व्यक्तित्व। मीन्स सबसे पहले इन्होंने अपनी किताबों के जरिए से, अपने चित्रों के माध्यम से, ठीक है, राजाओं को इस तरीके से दिखाना स्टार्ट किया कि वो आए नहीं हैं, वो प्रकट हुए हैं।
ओके। वो एक आम इंसान नहीं है, वो एक पावरफुल शक्ति है, एक दैविक शक्ति है। इस तरह से इन्होंने दिखाना स्टार्ट किया पिक्चर्स के माध्यम से। कई सारी कहानियां बनाई कि ये जो राजा थे ये सूर्य भगवान की कृपा की वजह से ये धरती पर आए हैं, ठीक है, लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। इस तरह की कहानियां बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। और जब कोई भी ऐसा करता है तो उसको बोलते हैं राजत्व का प्रचार करना, मीन्स अपनी पब्लिसिटी करना। जैसे कि आजकल के भी नेता मंत्री अपने आप को अपनी पब्लिसिटी करने के लिए क्या दिखाते हैं भाई, कि वो पहले बहुत ही गरीब थे, गरीबी से लड़ लड़ के आज वो इतने बड़े नेता बने हैं। आपने कई एग्जांपल्स देखे होंगे, सुने होंगे, है ना। सो उस टाइम पे ये तरीका अपनाया जाता था अपने आप को फेमस करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन से काम किए थे भाई, शासकों को ईश्वरीय शक्ति के रूप में दिखाया। सबसे पहले तो उन्होंने बुक्स में चित्रों के माध्यम से इस तरीके से दिखाया कि जो शासक हैं वो कोई ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वरीय शक्ति मतलब कोई सुपर नेचुरल पावर है, ओके, आम लोग तो है ही नहीं वो। इस तरह से दिखाना स्टार्ट किया, ओके। एंड गाइस ये जो है ना इस पे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, सो इसलिए ध्यान से सुन लेना आप। नेक्स्ट आता है भी प्रभामंडल का प्रयोग। इन्होंने क्या करा, राजाओं की पिक्चर्स में, शासकों की पिक्चर्स में उनके सर के ऊपर ये आप जो सर्कल शेप देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं प्रभामंडल, ओके। सो इस तरीके से उन्होंने प्रभामंडल का प्रयोग करना स्टार्ट किया ताकि उनकी जो पिक्चर है, पिक्चर से वो काफी पावरफुल नजर आए, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सुलह ए कुल व्यवस्था इन्होंने रखी, ओके। सुलह ए कुल का मतलब क्या था कि जितने भी धर्म के लोग उस समय समाज में रह रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ईरानी तुरानी, उन सब में इन्होंने इक्वालिटी कर दी, ठीक है। सभी को एक समान मानना स्टार्ट कर दिया, जो कि अपने आप में काफी यूनिक बात थी। और ये सब इन्होंने क्यों किया, ताकि आम लोग जो हैं वो इनको एक्सेप्ट कर पाए, ओके, और इनकी इज्जत करें और इन्हें ही अपना भगवान माने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, धार्मिक कर समाप्त कर दिए, मीन्स धर्म के नाम पे जो भी कर लिए जाते थे उन्हें खत्म कर दिया गया था उस टाइम पे। मंदिरों का निर्माण भी करवाने लगे थे ये, और पुराने मंदिरों की मरम्मत भी करवाया करते थे ये, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ न्यायपूर्ण शासन पर इन्होंने जोर दिया, ओके। इन्होंने किस चीज पर जोर देना स्टार्ट किया कि हम जो है हमारे लिए न्याय ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से सारे काम किए, ये सारे पॉइंट्स के जरिए इन्होंने राजत्व के विचार को फैलाया, ओके। नाउ ऐतिहासिक स्रोत को समझेंगे। गाइस ये जो क्लास 12th की इतिहास की बुक है, इसमें हर एक चैप्टर में ये बता रखा है कि इतिहासकारों ने उस चैप्टर की स्टडी करने के लिए किन किन चीजों का यूज किया, ओके। और उन्हीं चीजों को बोलते हैं ऐतिहासिक स्रोत, यानी हिस्टोरिकल सोर्सेज, ओके। क्योंकि भाई इतिहासकारों ने भी तो कुछ किसी न किसी बुक का, किसी न किसी सोर्स का यूज किया होगा ना, तभी तो उनको मुगल्स के बारे में इतनी सारी जानकारी पता चली, कि ये नाम कहाँ से आया था, मुगल्स कहाँ से आए थे, ये सारी जानकारियां, ओके। सो इस चैप्टर में जो मेनली चीजों का इतिहासकारों ने प्रयोग किया है वह ऐतिहासिक स्रोत हैं इतिवृत्त, एंड सेकंड है पांडुलिपियां, ओके। सो हम इन दोनों को ही समझेंगे कि इतिवृत्त क्या होता है और ये कैसा दिखता है और किस टाइप के थे उस टाइम पे, और देन पांडुलिपियों को देखेंगे, ओके। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इस तरह की बुक को बोलते हैं इतिवृत्त। वह लिखित दस्तावेज जिसमें घटित घटनाओं के वर्णन क्रम के अनुसार होते हैं इतिवृत्त कहलाता है, ओके। इतिवृत्त को आप ऐसा मान सकते हो, इसे इंग्लिश में क्रॉनिकल कहते हैं। इतिवृत्त का मतलब है एक ऐसी बुक, ठीक है, जिसमें राजाओं के साथ, शासकों के साथ जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं उन सबको हर टाइम टू टाइम पे लिखा जाता है, उसे बोलते हैं इतिवृत्त। फॉर एग्जाम्पल आज की लाइफ से अगर हम एग्जाम्पल उठाएं तो आज के टाइम पे काफी सारे लोग करते हैं डायरी राइटिंग, सुना ही होगा आपने, है ना, कि भाई डेली लाइफ में जो भी कुछ इवेंट होते हैं, कुछ अच्छी चीज होती है, बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, ओके। सो जो भी उनकी लाइफ से जुड़े पर्सनल लाइफ के इवेंट्स होते हैं वो डायरी में लिखा करते हैं, ओके। सो उनकी डायरी क्या हुई, उन लोगों के लिए इतिवृत्त हुई, जिसमें वो हर दिन की घटनाओं को लिखते रहते हैं, ओके। और मुगल्स ने एक ऐसा ट्रेंड स्टार्ट किया था कि उनके जीवन में जो जो घटनाएं होती थी, जैसे कभी विवाह है, जन्मदिन है, कहीं युद्ध पे गए हैं, युद्ध जीत गए हैं, तो उन सारी घटनाओं को वो लिखवाने लगे, ओके। और इसी तरह एक कंप्लीट बुक तैयार हुई जिसे हमने कहना स्टार्ट किया इतिवृत्त, ओके। अब एक बुक जो थी ये इस तरह से दिखाई देती थी, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, इस तरह से पूरी बुक प्रिपेयर की जाती थी। इसे आप हिस्ट्री की बुक भी कह सकते हो सिंपल भाषा में, ठीक है। हम देखते हैं भाई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अकबर ने सबसे पहले ये ट्रेंड स्टार्ट किया था,
अकबर के टाइम पे जो उसकी पूरी लाइफ की बेस्ड बुक जो लिखी गई थी उसे अकबरनामा कहा गया। ठीक है। एंड फिर अकबर को फॉलो करते हुए शाहजहां ने भी सोचा कि भाई जब उन्होंने इस तरह की यूनिक बुक लिखवाई है तो हम भी ऐसा लिखवाएंगे। उन्होंने भी अपने जीवन का पूरा इतिहास लिखवाया बादशाह नामा में। ओके। सो बादशाह नामा क्या हुई, उनकी इतिवृत्त हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये बुकें, ये किताबें कौन लिखा करते थे, कौन थे इसके राइटर्स। ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखना, जो मुगल शासक थे वो अपने दरबारी इतिहासकार रखा करते थे, अपने पास कई सारे हाईली क्वालिफाइड लोगों को रखा करते थे जिन्हें काम सौंपा गया था कि हमारी लाइफ में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में आप लोग लिखो। ठीक है। अब कौन कौन से टॉपिक्स इस बुक में लिखे जाते थे, कौन कौन से इश्यूज लिखे जाते थे, तो भाई जब भी शासक किसी भी युद्ध पे गए, युद्ध में क्या हुआ, युद्ध में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन जीता कौन हारा, युद्ध कहाँ हुआ, वो सारी डिटेल लिखा करते थे। कि बातें, प्रशासनिक नीतियां मीन्स आए दिन जो भी पॉलिसीज वगैरह हो रही हैं राज्य में वो सारी पॉलिसीज को भी लिखा करते थे। दरबार में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। ओके। एंड शासक के जीवन से जुड़ी हुई, पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हर बात को उसमें लिखा जाता था। ठीक है। अब ये बुक्स कौन सी भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में कुछ बुक्स जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। जब बाबर थे, क्योंकि बाबर को तुर्की भाषा से काफी लगाव था, काफी अटैचमेंट थी, वो इसी भाषा को फॉलो किया करते थे। लेकिन अकबर ने अपने टाइम से फारसी को अपनी मुख्य भाषा बनाया था और फारसी को ही अपनी प्रशासनिक भाषा बनाया था। मीन्स पहले ना ये फारसी भाषा वहाँ पे कोई जानता ही नहीं था। ठीक है। लेकिन फिर बाबर ने इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया, उनको इससे काफी लगाव हो गया था और फिर उन्होंने अपने जो है साम्राज्य के लोगों को, अपने दरबार के लोगों को कहा कि आप भी ये भाषा सीखो, और इस तरीके से फारसी भाषा का काफी ज्यादा प्रचलन हो गया। ठीक है भाई। सो हम आगे चल के जो बुक्स की स्टडी करेंगे, अकबरनामा, बादशाहनामा, ये सारी किताबें फारसी में ही लिखी गई थी। अब इतिहासकारों ने मेनली मुगल्स के बारे में अधिकतर जानकारी जो इकट्ठी की है गाइस, वो इसी बुक से इकट्ठी की है जिसका नाम है अकबरनामा। ओके। अब बात करते हैं भाई अकबरनामा क्या था। अकबर का सरकारी व शाही इतिहास मीन्स अकबर राजा के जीवन पे बेस्ड ये बुक है। ओके। जो कि कम्प्लीटली उन्हीं के जीवन पर बेस्ड किताब थी। उसमें सारी बातें उनके जीवन में उन्होंने जो जो कार्य किए थे उन पे बेस्ड थे। ठीक है। अब इस बुक को लिखा किसने था, तो इस बुक के इतिहासकार थे अबुल फजल, जिनका आप चित्र यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब अकबर जो थे ना, अबुल फजल से काफी ज्यादा प्रभावित थे, काफी इम्प्रेस्ड रहा करते थे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये दरबारी इतिहासकार थे। ठीक है। लेकिन ये अपने टाइम के ना बहुत बड़े विवादी थे। विवादी मतलब ये किसी की भी झूठी मोटी बातों में नहीं आते थे, ये सीधा क्वेश्चन करते थे हर एक चीज पे। ओके। और हर एक चीज को लॉजिक की बेस पे समझाते थे और अकबर इसी बात से इम्प्रेस थे। तो उन्होंने अबुल फजल को पकड़ा और कहा कि भाई अब आप ही मेरी अकबरनामा लिखोगे। ठीक है। और इन्होंने बहुत ही मेहनत की इस किताब के पीछे, क्योंकि अकबरनामा अपने आप में काफी खूबसूरती से सजाई गई किताब थी, जो कि लगभग 13 सालों में लिखी थी इन्होंने। ओके। 1589 से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था और फिर 13 साल लगे थे लिखने में। आप खुद सोचो कि वो बुक क्या ही होगी फिर। अब बात करते हैं भी, वो जो बुक थी ना वो इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि उसके फिर 3 हिस्से करने पड़े। ठीक है। 3 हिस्से यानी कि 3 पार्ट्स करने पड़े उस बुक के। तो हर एक पार्ट को ना जिल्द कहा गया है, एक अपने आप में एक यूनिक वर्ड दिया गया है। ओके। तो पहला पार्ट पहली जिल्द, दूसरा पार्ट दूसरी जिल्द और तीसरे पार्ट को एक यूनिक नाम दिया गया है आईने अकबरी। सो ये कंफ्यूज मत होना, किताब एक ही है अकबरनामा, पर उसके 3 पार्ट्स कर दिए हैं, पहली जिल्द, दूसरी जिल्द और आईने अकबरी। ठीक है। अब हर एक पार्ट में क्या क्या एक्सप्लेन्ड है वो देखते हैं। ठीक है भाई। सो अगर बात करें पहली जिल्द और दूसरी जिल्द की, तो इन दोनों बुक्स में ना 30 वर्षों का राजनीतिक इतिहास दे रखा है। मीन्स अकबर के जीवन के जो 30 साल थे स्टार्टिंग के, कि उसने कब कहाँ कौन सा युद्ध लड़ा, कौन सी प्रशासनिक योजना बनाई। ओके। कब कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया। ओके। उनका विवाह, उनके जितने भी नाते रिश्तेदार, सबके बारे में लिखा है, राजनीति के बारे में लिखा है मेनली। ठीक है। फिर जो तीसरी बुक बनाई गई आईने अकबरी, इसमें उन्होंने सोचा भाई कि राजनीति का पार्ट तो डन हो चुका है, अब दूसरे टॉपिक्स पे बेस्ड चीजें इसमें लिखते हैं। तो इन्होंने तीसरे भाग में ना, जो तीसरी बुक थी ना आईने अकबरी, ये भी अपने आप में काफी लंबी चौड़ी किताब बनी भाई।
क्योंकि इसके भी उन्हें फिर 5 हिस्से करने पड़े, क्योंकि कंटेंट ही इतना ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, और इसमें उन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में लिखा है, जैसे शाही परिवार कि भाई अकबर की फैमिली में कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सी बेगमें, रानियाँ वानियाँ, इन सब के बारे में लिखा है। देन उनकी सैनिक व्यवस्था क्या थी, प्रशासन कैसे चलाया करते थे, धार्मिक व्यवस्था क्या थी, सांस्कृतिक व्यवस्था क्या थी। मीन सिर्फ राजनीतिक पार्ट इन दोनों में, बाकी सारे पार्ट सैनिक, धार्मिक, राजनीतिक, वो सारे पार्ट आईने अकबरी में। सो ये क्लियर हो गया गाइस अकबरनामा की पूरी किताब। अब ये जो बुक थी ये ऑब्वियसली फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, इतिहासकारों द्वारा जो दूसरी बुक का ज्यादा यूज किया गया था, ज्यादा उससे हेल्प ली गई थी, दैट बुक इज बादशाहनामा। ओके, अब ये बादशाहनामा क्या थी? ओके, बादशाहनामा जो है शाहजहां का शाही इतिहास बताती है, मीन्स शाहजहां के जीवन पे बेस्ड लिखी गई इतिवृत्त है, जिसे हम बादशाहनामा कहते हैं। उस बुक को बादशाहनामा कहते हैं। ठीक है, अब शाहजहां जो थे ना, वो भी अबुल फजल से काफी इम्प्रेस थे। ओके, और वो भी चाहते थे कि भाई अबुल फजल ही उनकी बादशाहनामा लिखे, लेकिन अबुल फजल की हत्या हो गई थी। ओके, इसीलिए उन्होंने ये किताब नहीं लिख पाए। ठीक है, तो आगे चल के अब्दुल हामिद लाहौरी नाम के व्यक्ति, नाम के इतिहासकार, जो कि अबुल फजल के ही शिष्य थे, उन्हीं के सिखाए हुए स्टूडेंट थे। ठीक है, तो शाहजहां ने सोचा कि अबुल फजल ना सही तो उनके स्टूडेंट सही। ठीक है, सो उन्होंने जो है अब्दुल हामिद लाहौरी से अपनी पुस्तक लिखने का आग्रह किया, और यहाँ पे आप उनकी डायग्राम भी देख सकते हो, यही है अब्दुल हामिद लाहौरी। अब इनकी बुक भी लगभग अकबरनामा की तरह ही स्ट्रक्चर सेम है। जैसे उनकी बुक के 3 पार्ट्स थे, इस बुक के भी 3 हिस्से किए गए। ओके, 3 पार्ट्स में लिखा गया। तो पहले हिस्से को पहला दफ्तर कहते हैं, यहाँ पे वहां पे जिल्द वर्ड यूज हुआ था, यहाँ पे दफ्तर वर्ड यूज हुआ है। दूसरे भाग को दूसरा दफ्तर कहते हैं, और तीसरे हिस्से को तीसरा दफ्तर कहते हैं। ठीक है भाई, सो पहले 2 पार्ट्स में शाहजहां के जीवन के 10-10 सालों का इतिहास दे रखा है। मीन्स इस बुक में 10 साल, फिर इस बुक में बाद के 10 सालों का सरकारी और प्रशासनिक इतिहास दे रखा है। मीन्स अगर आप पैटर्न देखो, स्ट्रक्चर देखो, तो बिल्कुल अकबरनामा की तरह सेम है। ठीक है, पहले के 2 पार्ट्स में सिर्फ सरकारी इतिहास, युद्ध, नीतियां, पॉलिसीज, ओके, वो सारी बातें दे रखी हैं। एंड जो तीसरी बुक लिखी गई है, तीसरा दफ्तर, उसमें उनकी पर्सनल लाइफ, उनके निजी जीवन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। गाइज अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली पुट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पांडुलिपियां। सो ये पांडुलिपियां क्या होती हैं? ठीक है, अब तक हमने पहली चीज देखी इतिवृत्त की, इतिवृत्त क्या होते हैं। ओके, और उस टाइम पे पाए जाने वाले 2 नायाब इतिवृत्त देखे हमने, अकबरनामा और बादशाहनामा, और उसका यूज करके इतिहासकारों ने ही इस कंप्लीट चैप्टर की स्टोरी को इलैबोरेट किया है। ठीक है, अब आता है मेन पॉइंट, पांडुलिपियां क्या होती हैं? पांडुलिपियां होती हैं मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को ही पांडुलिपियां कहते हैं। ओके, नाउ ये जो हमने बुक्स देखी है ना इतिवृत्त, ये सारी भी पांडुलिपियां ही हैं। क्यों? क्योंकि ये बुक्स किसी भी मशीन्स में प्रिंट करवा के नहीं रखी गई थी, ये सारी बुक हाथों से लिखी गई थी। ओके, आपको पता होना चाहिए भाई, मुगल साम्राज्य जो 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था, और उस टाइम तक हमारे पास ना ही छपाई की मशीन थी, ठीक है भाई, ना ही टाइपिंग करने वाली मशीन थी जिससे हम वर्ड्स वगैरह को टाइप कर सके। ठीक है, तो उस टाइम पे जितने भी इतिहासकार हुआ करते थे, उन्हें हर एक किताब का हर एक पन्ना अपने हाथों से लिखना पड़ता था। ओके, तभी जाकर उनको एक एक किताब तैयार करने में सालों लग जाया करते थे। ओके, तो जब हम किसी भी किताब को अपने हाथों से लिखकर तैयार करते हैं तो उसे बोलते हैं पांडुलिपियां। सिंपल सी बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे आप अगर अपनी स्कूल होमवर्क की कॉपी देखो, है ना, सो वो क्या है? वो आपकी पांडुलिपि ही तो है, क्योंकि स्कूल होमवर्क कॉपी में आप जो भी कुछ लिखते हो, हर एक वर्ड आपके। सो गाइज, ये पांडुलिपियां जो हैं किताब खाने में छापी जाती थी, बनाई जाती थी। ठीक है, किताब खाने को लिपि घर भी कहते हैं। मीन्स वो स्थान था मुगल साम्राज्य में जहाँ पे पांडुलिपियों की रचना भी होती थी, उन्हें बनाया भी जाता था, फिर बहुत ही
सावधानी से उनका संग्रह भी किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर में आप इस देख सकते हो कि किस तरीके से ये 6-7 लोगों का ग्रुप होता था जो मिलकर काफी कड़ी मेहनत से एक पांडुलिपि तैयार करते थे। ठीक है, सो कौन कौन से लोग थे इस ग्रुप में? पहले थे भाई कागज बनाने वाले। आपको पता होगा भी उस टाइम पे कोई कागज बनाने की मशीन तो थी नहीं, है ना, कॉपीज रेडीमेड वगैरह तो हुआ नहीं करती थी। तो पहले वो लोग थे जो कागज को तैयार करते थे, जिस कागज पे उन्होंने पूरी किताब लिखनी है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है सुलेखक का। सुलेखक यानी कि हैंड राइटर्स, जो बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में हर एक टॉपिक को, हर एक कंटेंट को लिखा करते थे। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है हमारे नकल करने वाले। नकल करने वाले मतलब जो भी टेक्स्ट एक पन्ने पे लिख दिया है उसको दूसरे पन्ने पे भी तो उतारना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर एक किताब से कई किताबें बनाने के लिए मशीन तो थी नहीं, लोगों को अपने हाथों से लिखना पड़ता था। तो भाई वो थे नकल करने वाले जो कॉपी किया करते थे चीजों को। ठीक है, देन आते हैं कोफतगर। कोफतगर बोलते हैं डिजाइन मेकिंग पर्सन को। ठीक है, जिनका मेन काम था पन्नों को खूबसूरती देने के लिए उनके चारों तरफ, उनके आसपास डिजाइन बनाना, जिससे आजकल हम प्रोजेक्ट में भी करते हैं। ओके, ये लोग थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है चित्रकार भी थे। ठीक है, देखो हर एक पन्ने पे सिर्फ और सिर्फ लिखावट रहेगी तो मजा नहीं आएगा पढ़ने पे, है ना। सो इसीलिए वहां पे उन्होंने चित्रकार भी रखे हुए थे जो बहुत ही खूबसूरती तरीके से चित्रकारी करते थे और बहुत ही यूनिक चित्रकारी किया करते थे। ओके, एंड सबसे लास्ट में आते हैं जिल्दसाज। मीन्स चित्रकारी करने के बाद पूरी किताब तैयार हो जाती है, हर एक चीज से किताबों को सजाया भी जा चुका है, तो अब किसकी जरूरत पड़ेगी? उसे बाइंडिंग करने की। सो जिल्दसाज मतलब था बुक बाइंडिंग करने वाले, जो पूरी बुक को अच्छे से जोड़कर सील दिया करते थे और फिर उसके बाद वो वहीं पर उन किताबों को स्टोर कर दिया करते थे, रख दिया करते थे। ओके, अब इन 6 लोगों में से ना सबसे ज्यादा महत्व जो है सुलेखक को दिया जाता था, हैंड राइटर्स को, एंड देन चित्रकारों को दिया जाता था। ओके, एंड अगर राजा को वो किताब पसंद आई तो जो गिफ्ट वो दिया करते थे वो सिर्फ इन्हीं दोनों को दिया करते थे। ओके, क्योंकि इन्हीं दोनों का मेन रोल होता है, या तो हम इंसान की हैंडराइटिंग देखते हैं या फिर उसके पिक्चर्स वगैरह को देखते हैं, है ना। सो इस तरीके से पांडुलिपियां तैयार की जाती थी और इन्हीं पांडुलिपियों की स्टडी करके इतिहासकारों ने इस पूरे चैप्टर की चीजों को कवर किया है। ठीक है, अब मुगल्स का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे हम पार्ट 2 में समझेंगे। सो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। थैंक यू।